क्या होती है, हर्ट्ज होती है, HZ हर्ट्ज, पूरा लिखोगे तो HERTZ, और शॉर्ट में कहोगे तो HZ होता है। उसके अलावा किलो हर्ट्ज बड़ी यूनिट हो सकती है, 1 किलो हर्ट्ज 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। आगे देख लेते हैं, टाइम पीरियड क्या है एक वेव का, तो एक वेव का टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, जब एक वाइब्रेशन को करने में जो टाइम लेगी वेव, उसी को क्या कहेंगे, उसकी वेवलेंथ, सॉरी टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो एक वाइब्रेशन या एक वेव, अभी मैंने वेव बनाई थी ना, तो एक वेव यहां से यहां तक बनी ना, यहां से लेके यहां तक, या फिर कह सकते हो यहां से लेके यहां तक भी बन सकती है। तो या तो एक वेव यहां से यहां तक है, या एक वेव आप यहां से शुरू कर रहे हो तो यहां तक हो सकती है, यानी यहां से यहां तक, या फिर यहां से शुरू कर रहे हो यहां से तो यहां तक। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ की, अब आपको वेवलेंथ समझ आ गई, तो वेवलेंथ का मतलब एक वेव यहाँ से यहाँ तक है, तो एक वेव यहाँ कंप्लीट होने, ये तो डिस्टेंस है, एक वेव ने कवर होने में कितना टाइम लिया वो उसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, उसके बाद टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा, फ्रीक्वेंसी एफ से सिंबल कर लो, फ्रीक्वेंसी अभी पढ़ी थी ना, 1 सेकंड में कितनी वेव बन सकती है, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, या फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर देना। टाइम पीरियड किस में दिया होगा, इसकी यूनिट सेकंड होती है, याद रखना। फ्रीक्वेंसी की तो अभी मैंने बताई थी ना, हर्ट्ज होती है, तो फ्रीक्वेंसी दी है तो आप टाइम पीरियड निकाल लो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, या फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपको 1/t कर देना है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी 1/t एंड या टाइम पीरियड है तो 1/f रखना है। उसके बाद तीसरी चीज होती है एम्पलीट्यूड, ये भी मैंने आपको बता दिया था, मैक्सिमम एक वेव कितना हाइट तक जा सकती है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पार्टिकल है ना, पार्टिकल ऊपर कितना जा सकता है मैक्सिमम, या नीचे कितना आ सकता है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल करता है अपनी ओरिजिनल या मीन पोजीशन से, अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, तो उसको उसका एम्पलीट्यूड कहेंगे। एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट भी मीटर ही होता है, एम्पलीट्यूड भी किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो एम्पलीट्यूड को हम पिच अगर पिच देखनी है तो पिच किस पे डिपेंड करेगी, एम्पलीट्यूड पे, सॉरी पिच डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, एंड लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। क्वेश्चन आता है लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे, और पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिच किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई वेव है तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब 1 सेकंड में कितनी वेव है, मान लो 1 सेकंड में 2 वेव बनी, 1 सेकंड में मैंने कितनी वेव बनाई, एक ये और एक ये, है ना। तो और अगर एक वेव और है, 1 सेकंड में ना वो 2 की जगह ना 3 फ्रीक्वेंसी बना रही है, 3 वेव बन रही है, तो टाइम तो दोनों में सेम ही लग रहा है ना। बट यहाँ पे 1 सेकंड में कितनी बनी, सिर्फ 2 वेव बनी, एक ये और एक ये, 2। यहाँ पे 1 सेकंड में एक ये बनी, फिर एक ये बनी और फिर एक ये और बन गई, तो यहाँ 1 सेकंड में कितनी वेव बन गई, 3। तो अगर 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव, देखो इस क्वेश्चन में देखो तो एक वेव यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रही है, फिर दूसरी वेव यहाँ तक, और जबकि यहाँ एक उतने टाइम पे, सेम टाइम पे यहाँ 2 वेव बन रही है, यहाँ बहुत सारी वेव बन रही है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, तो बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ए से, क्योंकि 1 सेकंड में यहाँ पे टाइम सेम है दोनों के लिए, 1 सेकंड मान लो, तो 1 सेकंड में इसमें 7-8 वेव बन गई, इसमें 2 ही बनी, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ 1 सेकंड में 7 यानी 7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, जबकि यहाँ 1 सेकंड में सिर्फ 2 के लगभग फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में ज्यादा और यहाँ कम है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो हम बोलेंगे ये हाई पिच्ड है। ठीक है, हाई पिच्ड साउंड है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो उसको हम हाई पिच्ड साउंड कहेंगे। तो पिच क्या है साउंड की, डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, तो ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, यानी फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी उसकी पिच भी ज्यादा होगी। तो वुमेन वॉइस जो होती है वो श्रिल होती है, रीजन क्या है, वुमेन की पिच जो होती है हाई होती है, हाई पिच का मतलब वुमेन की आवाज श्रिल क्यों आती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, 1 सेकंड में ज्यादा फ्रीक्वेंसी आती है।
जबकि मैन की वॉइस कैसी होती है, फ्लैट होती है, क्योंकि उनकी पिच लो होती है। तो पिच क्वेश्चन में आता है, तो पिच किसका कैरेक्टरिस्टिक है, फ्रीक्वेंसी का। पिच किस पर डिपेंड करती है, आपकी फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वो हाई पिच है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो लो पिच है। तो आप ऐसे डायग्राम से देख सकते हो, 1 सेकंड में यहाँ 2 ही वेव बन रही है, 1 सेकंड में यहाँ ज्यादा वेव बन रही है, तो ये पिच ज्यादा है और ये पिच कम है। तो ये पिच हाई पिच है, यानी यहाँ पे पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ कम फ्रीक्वेंसी है। जबकि लाउडनेस जो होती है ना, वो डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड पे, यानी कि साउंड वेव पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से कितना मैक्सिमम ऊपर जा रहा है। तो अगर 2 ग्राफ बने हैं, अगर मान लो 2 ग्राफ बने हैं, एक में एम्पलीट्यूड देखो इतना है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड को देखा जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड देखो, इस वाले का ज्यादा आ रहा है एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड कम आ रहा है। तो एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा, मान लो ये ए है और ये बी है, एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा आ रहा है, ए का ज्यादा है, किससे, बी से, है ना। तो यानी कि जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है ना, वो साउंड की लाउडनेस क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी लाउड वॉइस होगा उसका, लाउडनेस ज्यादा होगी किसकी, ए की, किससे, बी से। यानी बी की वॉइस कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट वॉइस हो जाएगी। तो सॉफ्ट वॉइस मतलब एम्पलीट्यूड कम, और लाउड वॉइस मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है। तो जब आपको लाउडनेस, सॉफ्ट या लाउड नॉइस ढूंढना है, तो आप एम्पलीट्यूड देखो कौन सा मैक्सिमम ऊपर जा रहा है। पर जब आपको पिच देखनी है तो आप फ्रीक्वेंसी को देखोगे, किसको देखोगे, फ्रीक्वेंसी को। लाउडनेस को आप डेसिबल में मेजर करते हैं, डीबी, ठीक है। जबकि फ्रीक्वेंसी, पिच तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। पिच तो आपको बस ये बता रही है कि हाई पिच साउंड है कि लो पिच साउंड है। जितना ज्यादा हाई पिच साउंड होगा, यानी उतने उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होते जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे, है ना। हाई पिच का अंदर ज्यादा फ्रीक्वेंसी कब आएगी, जब जितने ज्यादा नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ज्यादा होंगे। तो क्वेश्चन आता है कि वुमेन की वॉइस श्रिल क्यों है, यानी हाई पिच क्यों होती है, जबकि मैन की फ्लैट होती है। रीजन है कि वुमेन का शॉर्टर वोकल कॉर्ड होता है, जो वोकल कॉर्ड होता है वो शॉर्ट होता है, जिससे वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करता है। वुमेन का वोकल कॉर्ड जो गले में होता है वो शॉर्ट होता है, जिससे वो वाइब्रेट करता है जल्दी जल्दी। छोटा है तो कम टाइम में जल्दी वाइब्रेट करेगा ना, और कम टाइम में ज्यादा वाइब्रेशन देगा तो पिच क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। जबकि मैन का लॉन्गर वोकल कॉर्ड है, तो वो वाइब्रेट जल्दी नहीं करेगा, धीरे धीरे लो फ्रिक्वेंसी से करेगा, तो इसलिए उनकी फ्लैट डीप वॉइस होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। आगे देखिए, तो लाउडनेस और एम्पलीट्यूड में मैंने बता दी, सॉफ्ट साउंड और लाउडर साउंड। सॉफ्ट साउंड का मतलब जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा, और लाउडर का मतलब जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। उसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है क्वालिटी, या फिर टिम्बर कहते हैं। टिम्बर या क्वालिटी डिपेंड करेगा शेप ऑफ साउंड वेव पे, साउंड वेव कैसी शेप की है। लाइक तो ये म्यूजिकल साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, 2 साउंड सेम, अगर 2 साउंड की पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, तो अगर मुझे उसकी क्वालिटी पता करनी है तो ठीक है, तो क्वालिटी को अगर डिस्टिंग्विश करना है, जब सेम पिच और लाउडनेस हो, तो हम क्वालिटी को यूज करते हैं। तो अगर सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड है, मान लो 2 पर्सन है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उसको हम टोन कहेंगे। ये याद रखना, जब सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड होता है तो उसको टोन कहते हैं, जबकि जब मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो वो नोट बन जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोन क्या है, टोन है आपका सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड। सिंगल, जब 2 ए और बी जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, तो सिंगल फ्रीक्वेंसी या सेम फ्रीक्वेंसी साउंड, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड। तो जब एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड है, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड है, तो उस सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड को हम टोन कहेंगे। और अगर नोट बोले तो नोट क्या है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है, टोन और नोट। नोट क्या है, जब आपका मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगा, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, नोट कहेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट किसे कहते हैं, जब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी साउंड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नोट। और टोन कब कहेंगे, जब सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड होगा। उसके अलावा म्यूजिक कब होता है, जब कोई भी रिदम जो प्लीजेंट हो, जो बहुत अच्छी लगे सुनने में, प्लीजेंट लगे, तो वो म्यूजिक होता है, और जो अनप्लीजेंट लगे वो नॉइज होता है,
ठीक है। वेलोसिटी हमने पढ़ लिया, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस कितना साउंड ने ट्रेवल किया और टाइम कितना लिया। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस साउंड के लिए क्या होगा, उसकी वेवलेंथ, साउंड तो वेवलेंथ फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है ना, तो डिस्टेंस की जगह आप लैम्डा रख लेना और टाइम की जगह टी रख लेना। अब आपको पता है, मैंने फॉर्मूला बताया, लैम्डा इस टी को आप ऐसे लिख सकते हो, 1/t लिख सकते हो, लैम्डा इंटू 1/t करके आपका v वेलोसिटी आ जाएगी। और आपको पता है लैम्डा तो ऐसे रखो 1/t, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 1/t यानी टी का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है। तो एक फॉर्मूला आ गया, स्पेशल फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा। वेलोसिटी एक तो लैम्डा बाई टी तो है ही, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है लैम्डा बाई टी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, डिस्टेंस यहाँ पे वेवलेंथ के लिए यूज होगा और टाइम, बट हमने लैम्डा को तो लैम्डा ही रख दिया, 1/t की जगह फ्रीक्वेंसी रख दिया, तो जो ये आपका वेलोसिटी है साउंड की, वो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में दी होगी, लैम्डा आपको मीटर में दिया होगा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी आपको हर्ट्ज में दी होगी। तो जब आपको ये SI यूनिट में दी होगी तो आप इस फॉर्मूले में रख देना, जो भी मिसिंग होगा वो निकल सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, v का एक तो लैम्डा बाई टी और v वेलोसिटी लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ये रिलेशन होता है। क्वेश्चन आता है कि साउंड इनका क्या रिलेशन है, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं आपके। आगे देखिए, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, v क्या है, लैम्डा बाय फ्रीक्वेंसी, v वेलोसिटी, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी के लिए f यूज कर लेना, तो लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, या फिर फॉर्मूला पूरा लिखना है तो वेलोसिटी बराबर वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ किस में दी होती है, मीटर में, ये ध्यान रखना, मीटर में देनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में दी है तो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर देना। फ्रीक्वेंसी भी किस में दी होनी चाहिए, हर्ट्ज में, और वेलोसिटी किस में दी होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड में नहीं दिए, मान लो किलोमीटर पर आवर में दिए, तो मैंने बहुत बार बता दिया कि इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया करो तो मीटर पर सेकंड में बदल सकते हो। ठीक है, उसके बाद साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम में कैसी होती है, तो देखो मैंने बोला साउंड किस में चलता है, मीडियम में चलता है, वैक्यूम में नहीं चलता है। तो साउंड की स्पीड किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर सकती है, तो देखो सबसे कम जो साउंड की स्पीड होती है ना वो गैसेस में होती है। सबसे कम किस में होती है, गैसेस में। उसके बाद लिक्विड में होती है, और सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड किस में होती है, सॉलिड में। तो साउंड की स्पीड का अगर ऑर्डर बोल देना, स्पीड ऑफ साउंड का ऑर्डर, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा किस में होगी, सॉलिड में, सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर सबसे कम जो साउंड की स्पीड होती है वो गैसेस में होती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखना, सबसे ज्यादा सॉलिड में मैक्सिमम, और सबसे कम किस में होती है, गैसेस में मिनिमम। ठीक, तो अगर स्टील और वाटर में पूछा किस में साउंड की स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड साउंड की स्टील में ज्यादा होगी, क्योंकि स्टील कैसा है, सॉलिड है। ठीक है, वाटर लिक्विड है, तो ये याद रखना आप। इसके बाद सोनिक बूम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, एयर में स्पीड ऑफ साउंड याद कर लेना, 344 कब होती है, 22 रूम टेम्परेचर पे 344 होती है। और लाइट की स्पीड ज्यादा होती है किससे, साउंड से। साउंड की स्पीड कम होती है, लाइट की ज्यादा होती है। इसलिए थंडरिंग जब होती है, बिजली कड़कती है, तो पहले आपको लाइट दिखती है, बाद में साउंड आता है ना। रीजन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज्यादा है किससे, साउंड से। तो स्पीड ऑफ लाइट फास्टर होती है स्पीड ऑफ साउंड से, इसलिए जब भी लाइट नहीं होगी तो लाइट पहले दिखती है, साउंड थंडर का बाद में आता है। ठीक है, साउंड की स्पीड इंक्रीज किससे होती है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। एक तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, इसके अलावा टेम्परेचर यानी गर्मियों के टाइम पे स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, उसके अलावा ह्यूमिडिटी बढ़ने से भी साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो साउंड की स्पीड के फैक्टर कौन कौन से है, एक तो मैंने आपको बताया कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। दूसरा फैक्टर है कि साउंड की स्पीड टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा होती है, यानी कि गर्मी का टाइम होता है उसमें साउंड तेजी से चलता है इन कंपैरिजन अगर विंटर का टाइम है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। उसके अलावा ह्यूमिडिटी एक फैक्टर है, ह्यूमिडिटी मतलब रेन। अगर बारिश का टाइम है तो साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी कम है तो साउंड की स्पीड कम हो जाएगी।
ठीक है। और एयर में याद कर लेना 344 मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट की स्पीड साउंड से ज़्यादा होती है, रीज़न इसलिए कि थंडरिंग में पहले लाइट दिखती है, बाद में साउंड सुनाई देता है। सोनिक बूम क्या है, कुछ एयरक्राफ्ट, बुलेट, रॉकेट जो होते हैं ना, उनकी स्पीड जो होती है ना वो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे चीज़ें सुपरसोनिक होती है जिनकी स्पीड ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोनिक बूम। ठीक है, तो ये सोनिक बूम एक एक्सप्लोसिव नॉइज है, शॉक वेव्स है। ठीक है, और ये ट्रेमेंडस साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इसलिए जब एरोप्लेन चलता है तो उस टाइम पे कहा जाता है कि कान में कॉटन डाल दो ईयर में। रीजन क्या है कि उनकी साउंड कैसा होता है, उनका साउंड स्पीड से, उनका स्पीड जो होती है साउंड की, वो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा होती है। तो सुपरसोनिक ऐसे ऑब्जेक्ट की स्पीड जो साउंड से भी क्या होगा, स्पीड से ज्यादा होगा। लाइक एयरक्राफ्ट, बुलेट, रॉकेट्स, इनकी स्पीड साउंड से भी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम सोनिक बूम कहते हैं। आगे देखिए, साउंड का रिफ्लेक्शन, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा है। साउंड, मान लो ये कोई सॉलिड है, वॉल है मान लो, अब साउंड यहाँ से आया और यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट रे है ना, उसके बाद जब यहाँ से टकरा के साउंड इससे थोड़ी ना पास होगा, इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका इंसिडेंट है और ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्टेड होता है ना, सबको पता है ये तो। यहाँ इधर से इंसिडेंट हुआ और इधर से रिफ्लेक्ट हुआ, ये आपने नॉर्मल खींचा, तो ये जो इंसिडेंस एंगल है किसके साथ बनेगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ, आई इक्वल्स टू आर हो जाएगा। आई इक्वल्स टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर दो चीजें होती है, एक इको होती है। इको आपको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, जो साउंड रिपीटेशन साउंड होता है, बार बार साउंड, जैसे आप कहीं किसी हिल स्टेशन में जाते हो और जब आप हिल पे खड़े होकर चिल्लाते हो तो आपका साउंड रिपीट होता है ना हर जगह पे, या फिर एक बड़े से हॉल में आप बैठे होते हो तो आपका साउंड क्या होता है, वापस आता है, दोबारा सुनाई देता है। तो जो साउंड की रिपीटेशन है, जब किस कारण से रिपीटेशन होगी, जब साउंड किसी से टकराएगा और वापस रिफ्लेक्ट होगा, तो साउंड की रिपीटेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण, उसको हम इको कहते हैं। ठीक है, इको सुनने के लिए ना कम से कम कितना टाइम चाहिए, 0.1 सेकंड। ये टाइम गैप पूछ लेते हैं, कितना टाइम गैप होना चाहिए। और साउंड और इको, यानी इको का मतलब एक साउंड जाने में लगा और उसी को वापस आने में, तो कम से कम कितना टाइम गैप होना चाहिए, 0.1 सेकंड। टाइम गैप पूछेंगे कितना सेकंड होता है इको के लिए, 0.1 सेकंड। उसके अलावा मिनिमम कितना डिस्टेंस में इको बनती है, ये नहीं कि छोटे कमरे में होंगे तो इको बनेगी। इको होने के लिए एक हॉल होना जरूरी है जिसमें कम से कम कितना डिस्टेंस आएगा, 34.4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस है उसका आधा कर दो, 34.4 का आधा करो, कितना डिस्टेंस होना चाहिए दीवार के बीच में, 17.2 मीटर। कोई भी इको तब बनेगी जब हमारे और वॉल के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा, 17.2 मीटर। यानी कि 17.2 मीटर जाने में लगा और इको आने में तो उसका डबल लग जाएगा ना। तो मिनिमम डिस्टेंस पूछेंगे इको के लिए तो 17.2, बट कितने डिस्टेंस के बाद इको सुनाई देगी, तो पहले 17.2 जाने में साउंड को और फिर आने में, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना, इको का कितना डिस्टेंस होगा, 34.4, बट मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, 17.2 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस देखो 34.4 नहीं होता, ये ध्यान रखना है, क्योंकि तो जाने और आने दोनों का टाइम है, उसको आधा करना 17.2। तो एक इको का मतलब क्या है कि साउंड गया और रिफ्लेक्ट बैक हुआ, तो उसे रिपीटिशन ऑफ साउंड हुआ रिफ्लेक्शन के कारण, तो उसको इको कहेंगे। और इको के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस चाहिए वॉल का और हमारे बीच में, 17.2 मीटर। इसलिए हॉल में सुनाई देगी इको, छोटे कमरे में नहीं सुनाई देगी, क्योंकि छोटे कमरे में इतना डिस्टेंस नहीं बन पाएगा ना 17.2 मीटर का। हॉल में ही आप 17.2 मीटर, या हिल स्टेशन में जाओगे तो एक पहाड़ का दूसरे पहाड़ से अगर 17.2 मीटर डिस्टेंस है तो आपको अपनी आवाज़ रिपीट होती हुई सुनाई देती है। ठीक है, तो